मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। कुरुक्षेत्र में आपका स्वागत है। आज देश में नई बहस छिड़ी है। यह बहस आधुनिक शिक्षा वर्सेस धार्मिक शिक्षा की सोच रखने वालों के बीच है। क्या भारत में मदरसे बंद कर दिए जाएं? यह एक बहुत बड़ा सवाल है। एक दिन पहले असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक सेमिनार में कहा कि मदरसा शब्द ही गायब हो जाना चाहिए। देश में 1 लाख से अधिक मदरसे हैं, फिर क्यों एक स्टेट के सीएम ने ऐसा बयान दिया? इसके पीछे हिमंता का तर्क यह है कि मदरसा जाने वाले बच्चे कट्टर रूप से केवल धार्मिक शिक्षा के बारे में ही सोचते हैं, वो डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन पाते। आज कुरुक्षेत्र में इस मुद्दे पर बहस से पहले आइए सुन लेते हैं असम के सीएम ने और क्या कुछ कहा। भाई साहब, ये मदरसा शब्द ही विलुप्त हो जाना चाहिए। जब तक ये मदरसा दिमाग में घूमते रहेगा तब तक बच्चा को भी डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता है। अगर बच्चा को आप स्कूल में जाने का समय आप पूछ लेता है कि बेटा तुम मदरसा जा रहा है, तुम जुनाब बनेगा, इस रास्ते से तुम डॉक्टर नहीं बनेगा, तो कोई बच्चा मदरसा नहीं जाएगा। मदरसा में तो दाखिल किया जाता है वायलेटिंग ह्यूमन राइट्स, किसलिए वो रास्ता बंद हो जाता है। तो आप जरूर कुरान पढ़ाइए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा पढ़ाइए साइंस, मैथ्स, बायोलॉजी, बोटानी, जियोलॉजी। तो इसीलिए मदरसा सब विलुप्त हो जाना चाहिए, नॉर्मल एजुकेशन होना चाहिए। और घर में आप खूब आपका धर्म पुथी पढ़ाइए, पूरा 2 to 3 घंटा धर्म पुथी पढ़ाइए, लेकिन स्कूल में ऐसा ही शिक्षा दीजिए जो शिक्षा से आपका बेटा डॉक्टर और इंजीनियर बन सकता है, प्रोफेसर बन सकता है, साइंटिस्ट बन सकता है। तो असम के सीएम हिमंता ने मदरसे पर बोलकर देश में एक नई चर्चा शुरू कर दी है। उनके इस बयान से एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भड़क गए। ओवैसी पहले भी हिमंता को टारगेट करते रहे हैं। आज ओवैसी ने मदरसे पर बात की और कहा कि जो लोग मुसलमान से या इस्लाम से नफरत करते हैं, उनकी जुबान पर आखिर सच आ गया। इनको ये बात समझने की जरूरत है कि मदरसों में साइंस, मैथ्स सब पढ़ाया जाता और मदरसों के जरिए से ही भारत को और खूबसूरत बनाया गया। तो इनको इन सब चीज़ों से मालूमात नहीं है। और आखिरी बात यह है कि नरेंद्र मोदी की सरकार क्या मदरसा मॉडर्नाइजेशन की स्कीम नहीं चला रही है? क्या सालाना भारत की पार्लियामेंट में उसका बजट मंजूर नहीं होता है क्या? तो इनको सिर्फ मुसलमानों से और इस्लाम से नफरत है, ये खुल के आ गया उनकी जबान पर। तो हमने आपको हिमंता बिस्वा शर्मा और ओवैसी की बात सुनाई, दोनों पॉलिटिकल फिगर हैं। अब एक और शख्स हैं प्रियंक कानूनगो। प्रियंक एनसीपीसीआर के अध्यक्ष हैं। उन्होंने ट्विटर पर कई लोगों से लंबी बहस की। कानूनगो ने लिखा कि मदरसा के नाम पर बच्चों को बुनियादी शिक्षा से दूर रखना गलत है, ये उनके अधिकारों का भी हनन है। देश में बिना सरकार के दखल वाले मदरसे चल रहे हैं, जिसमें 1.25 करोड़ से ज्यादा बच्चे औरंगजेबी सिलेबस पढ़ते हैं। तो देखिए, अब जिस तरीके से बहस उठ रही है, उसके बाद सवाल यह है कि अगर अनमैप्ड मदरसे इस तरह बच्चों को शिक्षा से दूर रख रहे हैं, तो क्या असम के सीएम का तर्क सही है? देश में मदरसे ही खत्म कर दिए जाएं? इस पर बहस के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। आपसे तारुफ करा देते हैं। प्रियंक कानूनगो, चेयरपर्सन एनसीपीसीआर, नीरज अत्री, लेखक हमारे साथ हैं। इसके साथ ही साथ आपको बता दें, मुफ्ती वजाहत कासमी, राष्ट्रीय संयोजक एमआरएम हमारे साथ हैं और भी कई मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। बहरहाल बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास चर्चा में। तो शुरुआत में प्रियंक जी आपसे ही करूंगी, क्योंकि आपका ट्वीट हम दिखा रहे थे। यह हंगामा क्यों बरपा है मदरसे पर, आप ये समझाइए पहले। देखिए, हम लोग ये बात हमेशा से कहते आए हैं, भारत का संविधान अनुच्छेद 21 का के माध्यम से बच्चों को शिक्षा का, बुनियादी शिक्षा का अधिकार देता है और सरकारों की जिम्मेदारी तय करता है कि इसके लिए बच्चों को स्कूलों में पढ़ाया जाए। हमने 4.5 साल तक मदरसों में बच्चों से, कम्युनिटी में जगह जगह बात करके, बहुत सारे दस्तावेजों का विस्तृत अध्ययन करके ये रिपोर्ट एक तैयार की है, ये सरकार को दी है।
हमारी रिपोर्ट ये बताती है कि देश में 1.1 करोड़ से लेकर के 1.3 करोड़ तक, 1 करोड़ 10 लाख से लेकर 1.25 करोड़ तक ऐसे बच्चे 6 से 14 साल की आयु में हैं जो अपनी बुनियादी तालीम के हक से महरूम हैं। उनको केवल मदरसे में ही शिक्षा दी जा रही है। उनको ये पढ़ाया जा रहा है कि पृथ्वी के चक्कर सूरज लगाता है। उनको ये पढ़ाया जा रहा है कि पृथ्वी चपटी है। और ये कहना कि मदरसों में, इन मदरसों में पढ़ के बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं, ये झूठ है, क्योंकि ये अनमैप्ड मदरसे हैं। यहाँ पे आलिम होने तक 16-17 साल की उम्र तक बच्चों को फंडामेंटल एजुकेशन से महरूम रखा जा रहा है। देश में मदरसे 3 तरीके के हैं। रिकॉग्नाइज्ड, जो ग्रांट लेने गए, जिनकी संख्या बार बार ये बताते हैं, मिस्टर ओवैसी भी जो अभी बोल रहे थे आपके चैनल पे, वो जिन मदरसों की बात कर रहे हैं वो रिकॉग्नाइज मदरसा है, उनमें केवल 4% बच्चे पढ़ते हैं। जो असल में वो केवल 15 लाख बच्चे हैं। लेकिन जो असल में बच्चे मदरसों में पढ़ रहे हैं, जो 1.25 करोड़ बच्चे पढ़ रहे हैं, वो अनमैप्ड मदरसों में है, जहां जो सिलेबस उनको पढ़ाया जाता है उसे दर्स निजामिया कहते हैं, जिसे सन 1690 के आसपास औरंगजेब ने मौलाना निजामुद्दीन से तामीर करवाया था, बनवाया था, और आज भी अनफॉर्चुनेटली बच्चे उसी सिलेबस के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि जो राइट टू एजुकेशन है उसके तहत अधिकारों का हनन हो रहा है और जो पढ़ाई बच्चों को मिलनी चाहिए वो पढ़ाई कई मदरसों में बच्चों को नहीं मिल पाती है। मुफ्ती वजाहत जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी कि ये हंगामा क्यों बरपा है मदरसों पर? ये जो एक नई बहस इस देश में छिड़ गई है, ये क्यों छिड़ गई है? देखिए प्राची, मुझे हंगामे का तो पता नहीं क्यों है और क्या है, क्योंकि मैं हेमंत जी की बात भी नहीं सुन सका। लेकिन जहाँ तक मैं भी अपने एक पैनलिस्ट की बात सुन रहा था, तो अपने साथी की बात किसी हद तक ठीक है। मैं भी मदरसे का पास आउट हूँ और मैं एक ऐसी फैमिली से आता हूँ कि मेरी फैमिली में इंडियन आर्मी में, एयरफोर्स में और कई जगह पर लोग हैं, काम करते हैं, और हम एक किसान फैमिली से आते हैं और मेरे फादर भी एक आलिम है। कहीं ना कहीं ये बात है कि जो मदरसे में बच्चे पढ़ रहे हैं, देखो पहले एक गलतफहमी मैं दूर करूंगा कि मदरसे में जो एजुकेशन है वो बच्चा खुद लेने के लिए आ रहा है या माँ बाप छोड़ रहे हैं। बात ये है कि दरसे निज़ामी, जो अभी मेरे भाई ये कह रहे थे कि दरसे निज़ामी में बहुत ओल्ड एक मॉडल है जिसको अभी तक के ढोया जा रहा है। बहुत मदारिस ने उसको चेंज भी कर दिया है और बहुत मदारिस जो है वो मॉडर्न हो चुके हैं, और वहाँ पर तालीम मैंने देखा कई मदारिस ऐसे हैं कि उनमें कॉलेज तक चल रहे हैं, जैसा कि मौलाना गुलाम बुस्तानवी साहब के यहाँ MBBS BUMS सब इंजीनियरिंग कॉलेज सब चल रहा है उनके यहाँ। कुछ मदारिस आज भी ऐसे हैं जो बिल्कुल ओल्ड मॉडल पर काम कर रहे हैं, और वहाँ पर वाकईतन वो बच्चों को शिक्षा के मामले में इतना पीछे ले जा चुके हैं कि अगर वो बच्चा किसी रेलवे में सफ़र करना चाहता है तो रेलवे के रिजर्वेशन का फॉर्म नहीं भर सकता। वो बच्चा अगर एयरपोर्ट पर जाता है तो एक दूसरे से सहयोग लेता फिरता है कि मुझे किस रास्ते से कहाँ जाना है, मुझे एग्जिट का पता नहीं है, एंट्री का पता नहीं है। लेकिन शुरू से हमें दोनों चीज़ों को सराहना होगा। जो भारत सरकार से ग्रांट लेकर स्टेट लेवल पर या सेंट्रल लेवल पर जो मदरसे काम कर रहे हैं, उनकी हालत और ज़्यादा ख़राब है। सरकार उनको ग्रांट तो दे रही है, लेकिन उनका हिसाब किताब नहीं है। आप यूपी की बात लीजिए, पिछले 5 सालों में CM योगी जी की सरकार में मदरसा बोर्ड पर आज भी समाजवादी के लोग काबिज हैं और वही ओल्ड मॉडल दरसे निज़ामी का काम चल रहा है। मैं समझता हूं कि ग्रांट करोड़ों के हिसाब से जा रही है और काम वहां हजारों के हिसाब से भी नहीं हो रहा है। तो मैं समझता हूं कि इस पर सरकार को बहुत ही गंभीरता से सोचना चाहिए। जैसा कि ओवैसी साहब अभी आपके चैनल पर बोल रहे थे कि मदरसों को सरकार पैसा दे रही है, मॉडर्न बना रही है, स्कीमें दे रही है, सारी बात ठीक है। सरकार तो ये चाहती है कि माइनॉरिटीज के जो बच्चे हैं उनका कैरेक्टर, उनका तालीम, उनकी तरबियत और उनकी नौकरी, जॉब जो भी हो सकता है, मुल्क की तरक्की पर है जहां पर सिर्फ धार्मिक शिक्षा दी जा रही है और बच्चों को जिन चीजों की जरूरत है आज के वक्त में आगे बढ़ने की, उन चीजों से उन्हें महरूम रखा जा रहा है। सवाल उसको लेकर है। मौलाना दहलवी जी, आप बताइए, क्यों ना ऐसे मदरसों पर कार्रवाई होनी चाहिए? ठीक है, कासमी जी आपकी बात आ गई। दहलवी जी, क्यों ना ऐसे मदरसों पर कार्रवाई होनी चाहिए जहां पर सिर्फ धार्मिक शिक्षा दी जा रही है, इसके अलावा बच्चों को और कुछ नहीं पढ़ाया जाता? मदरसों पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मैं समझता हूं कि वो हेमंत बिस्वा शर्मा के, यही हेमंत बिस्वा शर्मा के मैं आज डॉक्यूमेंट्स लाऊं कि जब तक, देखिए मुद्दा क्या है,
आप पार्टी बदलिए, विचारधारा बदलिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अगर विचारधारा के साथ झूठ का प्रसार करेंगे, प्रचार करेंगे, दिक्कत वहाँ होती है। ये 2 टर्म एजुकेशन मिनिस्टर वहाँ रहे और आसाम के मदरसों को जितना ज़्यादा प्रोत्साहित करने में इनका हाथ था, जितना बजट एलोकेशन ये करते थे शायद इनसे पहले किसी मंत्री ने वहाँ करा हो। तो इसलिए मैं उनकी इस बात पे कोई चर्चा नहीं चाहता। मैं आज का चर्चा इस बात पे चाहता हूँ कि मदरसों की बात हो रही है भाई। राइट टू एजुकेशन सीधा सीधा कहता है कि 6 साल से 14 साल के बच्चों को तालीम हासिल करना उनका हक़ है। वो तालीम कहाँ हासिल करें ऐसा कहीं नहीं कहा गया। ये उनको अधिकार है कि वो अपने गुरुकुल भी जा सकते हैं, उनको ये अधिकार है मदरसों में भी जाएं, उनको अधिकार है जो खालसा स्कूल चलाते हैं। उंगली मत हिलाइए, मुझे पहली बात पूरी करने दीजिए। खालसा पंथ जो स्कूल चलाते हैं वहाँ चले जाएं, कृष्णा मशीनरी जो स्कूल चलाती है वहाँ चले जाएं। ये जो इन्होंने सवाल खड़ा किया, दर हकीकत प्रधानमंत्री की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, शायद हमारे माननीय चेयरपर्सन साहब ने वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी पढ़ी ही नहीं है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये कहती है कि नील इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ तालीम होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर नहीं भी होगा तो भी शिक्षा का प्रावधान बढ़ाया जाए, जैसा कि प्रधानमंत्री ने अपने 17 अप्रैल को कहा कि अगर ऑनलाइन एजुकेशन भी हो सकती है तो हम उसको जो है प्रोत्साहित करेंगे। और फिर एक बात और कही कि ग्लोबल एजुकेशन को भी, यानी जितना अलग अलग चीज़ें उनको भी शामिल किया जाए। भैया आप वहाँ पे गुरु ग्रंथ साहब पढ़ाइए, वहाँ पे वेदों को पढ़ाइए, वहाँ पर अगर मुझको तो बड़ी खुशी होगी, और आप भी जिस चेयरपर्सन साहब जिस जगह से आते हैं, ज़मीन चपटी मैंने नहीं पढ़ी, अगर किसी गुरुकुल, मेरे घर के बराबर में गुरुकुल है, अगर वहाँ गणपति को स्वयंभू कहा जाएगा मैं सम्मान करूँगा, क्योंकि ये आपके धर्म की आस्था है, मुझको उसमें कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर कहीं ये पढ़ाया जाएगा कि इन चीज़ों से पसीने से कुछ हो सकता है तो मैं उसको मान लूँगा ये आपके धर्म की आस्था है। मेरे मदरसे में क्या पढ़ाया जाएगा ये मेरा सिलेबस होगा, और उस पर आप हंसे, उसका मजाक उड़ाएं, मुझको ये नहीं दहलवी जी, देखिए आपके मदरसों पर कोई नहीं हंस रहा है, उस पर कोई मजाक नहीं उड़ा रहा है। सवाल ये है कि वहां पर जो शिक्षा दी जा रही है, आपने शुरुआत में ये कह दिया कि नहीं ऐसा नहीं है कि सिर्फ मदरसों में धार्मिक शिक्षा दी जाए। आप मुझे आंकड़ा बता सकते हैं कि कितने फीसदी ऐसे मदरसे हैं जहां पर सिर्फ धार्मिक शिक्षा होती है और कितने फीसदी ऐसे हैं जहां पर सब कुछ पढ़ाया जा रहा है? देखिए, यूपीए के जमाने में एक बॉडी बनाई गई थी, जो हमारे यहाँ लेखक महोदय मौजूद हैं, शायद ये जानते होंगे, जिसका नाम था नेशनल एडवाइजरी कमेटी बनाई गई थी। उसके अंदर राइट टू एजुकेशन को लेकर बातचीत हुई थी। सिर्फ 4%, जो शायद ओवैसी साहब ने भी कहा होगा, सिर्फ 4% बच्चे ऐसे हैं जो ऐसे मदरसों में जाते हैं जिनका कहीं पर कोई विवरण नहीं, हमको नहीं मिलता है। मैं लेकिन इसके बाद आपको एक और बात बताता हूँ, बड़ी दिलचस्प बात है जो शायद चेयरपर्सन साहब ने पढ़ी नहीं। आसाम के अंदर मुसलमानों का जो रेट ऑफ लिटरेसी है, या कोखराझार के अंदर जहाँ पर रेट ऑफ लिटरेसी जिसको हम ट्राइबल एरिया में कहते हैं, उन जगहों पर है, चूंकि जहां इंफ्रास्ट्रक्चर कायम ही नहीं हो सकता, ब्रह्मपुत्रा सबको बहा के ले जाता है। इन इलाकों में रेट ऑफ लिटरेसी यानी 4.8% जो रेट ऑफ लिटरेसी आती है वो मदरसों से आती है, या ट्राइबल, जिसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी में प्रधानमंत्री ने शामिल करा है कि जो ट्राइबल एजुकेशन होगी कि आज यहाँ है कल यहाँ है, जो खाना बदोश लोग होते हैं। हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में प्रधानमंत्री ने इन सब को शामिल किया था। लेकिन आज आप जो सवाल उठा रहे हैं, मदरसों के बहाने आप भारत की न्यू एजुकेशन पॉलिसी को, जो खाना बदोशों के लिए थी, ट्राइबल एरियाज के लिए थी, नील एरिया के लिए थी, आप उन पर सवाल उठा रहे हैं। मैंने तो आपसे आंकड़ा पूछा था, बहरहाल कोई सवाल नहीं उठा रहा। बच्चे जाते हैं, 4.8% बच्चे सिर्फ मदरसों में जाते हैं, सिर्फ मदरसों में जाते हैं, वो मदरसे जहां पर सारी पढ़ाई होती है। बिल्कुल, यानी प्राइमरी जहां पे जिसको ये बात कर रहे हैं। हाँ, मैं यहाँ करेक्ट करूंगा। ठीक है प्रियंक जी, आप जवाब दीजिए, फिर बाकी मेहमानों को चर्चा में लाऊंगी। देखिए, ये जो 4% की बात बोलते हैं, ये यूपीए सरकार के जमाने में एक झूठ बोला गया, जैसे सच्चर कमेटी ने बाद में जिस पे मुहर भी लगाई। ये 4% में जो डेटा सोर्स है, मैंने शुरू में ही बोला था, 4% का जो डेटा सोर्स है वो यूडाइज है। यूडाइज में केवल वो मदरसे हैं जो रिकॉग्नाइज्ड हैं, यानी जो ग्रांट लेते हैं और सरकार के बोर्ड के महातहत वो चलते हैं। लेकिन जो ग्रांट नहीं लेते, जिनके पास यूडाइज कोड नहीं है, वो अनमैप्ड है। मैं तो साफ साफ कह रहा हूं, ऐसे अनमैप्ड मदरसों में 1.25 करोड़ बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है, अनमैप्ड को लेकर सवाल है ना यहाँ पर, उसी को लेकर हम सवाल पूछ रहे हैं कि ऐसे मदरसों पर क्यों ना कार्रवाई की जाए जो बच्चों को तालीम तो दे रहे हैं लेकिन सिर्फ धार्मिक, इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन सब जगह है। ठीक है, बात आ गई आपके दहलवी जी। नीरज अत्री जी, आप जरा समझाइए, ये जो पूरी तरीके से व्यवस्था है मदरसे की, इसे किस तरीके से समझा जाए? क्यों इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं? क्यों ये कहा जा रहा है कि बहुत से ऐसे मदरसे हैं जहां सिर्फ धार्मिक तालीम दी जाती है, इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ाया जाता? इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये कि हम इसे धार्मिक की बजाय अगर मजहबी तालीम कहेंगे तो ज़्यादा उपयुक्त रहेगा, क्योंकि धार्मिक का कुछ कॉनोटेशन बिल्कुल अलग हो जाता है। और मैं तो अभी बिल्कुल शॉक हूँ जो प्रियंक कानूनगो जी ने कहा है कि 1 करोड़ से 1.25 करोड़ बच्चे मजहबी तालीम ले रहे हैं। अब हमारा जो संविधान है,
अगर हम उसके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स देखते हैं 51AH में जाइए तो वहाँ पर बड़ा क्लियरली लिखा है कि ये हर नागरिक का और स्टेट का ये दायित्व बनता है कि एक साइंटिफिक एप्टीट्यूड डेवलप किया जाए, क्रिटिकल एनालिसिस की एबिलिटी बच्चों में डेवलप की जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब बच्चा मदरसे में जाता है तो उसके साथ दो तरह का अन्याय होता है। पहला अन्याय ये है कि वो किस घर में बच्चे ने जन्म ले लिया इस पर उसका कोई कंट्रोल नहीं रहता, लेकिन हम उस पर साथ के साथ एक ठप्पा लगा देते हैं कि ये मुसलमान बच्चा है, वो क्या बनना चाहता है उससे नहीं पूछा जाता। अब जिस समय वो मदरसे में जाता है तो वहाँ पर उसे पढ़ाते क्या हैं। मेन बात है कि अगर हेमंत बिस्व शर्मा कोई प्रश्न उठा रहे हैं तो उसका कारण क्या है। अब अगर हम थोड़ी 1 मिनट के लिए हेमंत बिस्व शर्मा की बात छोड़ दें तो एक व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि जो मदरसे हैं दे आर ब्रीडिंग ग्राउंड्स फॉर टेररिस्ट्स। अब ये किसी हिंदू ने नहीं कहा, किसी संघी ने नहीं कहा, ये परवेज़ मुशर्रफ ने कहा था। उस समय कहा था जब उसने देखा कि एकदम से टेररिज्म का एक्सप्लोजन हो रहा था वहाँ पे। अब इस बच्चे को, ये जो बच्चा जाता है मदरसे में, उसे क्या पढ़ाया जाता है? उसे पढ़ाया जाता है कि एक गॉड है जो 7वें आसमान पे बैठा है। उसने अपना मैसेज देने के लिए, अगर वो अपनी बनाई दुनिया को मैसेज देना चाहता है तो वो स्वयं मैसेज नहीं देता, उसके लिए वो किसी इंटरमीडिएटरी को चुनता है और उस इंटरमीडिएटरी को भी मैसेज देने के लिए फिर एक फरिश्ते को चुनता है। अब आप एक एक स्टेप पे देखिए कि यहाँ पर कहाँ साइंटिफिक एप्टीट्यूड है। आऊंगी आपके पास, आऊंगी आमिर जी, आऊंगी आपके पास, आपको भी मौका दूंगी, उनको बात पूरी करने दीजिए। हाँ, मैं आपकी बात, देखिए मैं आपकी बात के बीच में नहीं बोला, आप बात के बीच में मत बोलिए ना। धर्म के मौलिक उस पे मत, ये हमारी आस्था है। देखिए आप हमारी सिविलाइजेशन का मुद्दा नहीं है, सिविलाइज आस्था पे बात कीजिए कि भाई मदरसे जरूरी है या नहीं है। सिविलाइज्ड डिबेट कब होती है? व्यक्ति के बयान पे हमको चर्चा करने, आप मेरी आस्था पे चोट मत कीजिए। आस्था पे चोट नहीं कर रहे, मैं तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन बात कर रहा हूँ कि उन्होंने बीच में मत बोलिए आप। जब आपकी बात आएगी, आपका समय आएगा, आप बोलिए। जी नहीं बोलेंगे, मैं बोलता रहूंगा। देखिए ऐसा है, पूरे संसार में आज जो आतंकवाद है पूरा संसार त्रस्त है उससे। वो आतंकवाद की जड़ कहां पर? अशोक ने जो कलिंगा करी, हम थे उस वक्त 2000 साल पहले। हम आज की बात करेंगे, हम बुद्धों को मारा गया, बुद्ध भिक्षुओं को कत्ल किया, हम थे। अच्छा चलिए ठीक है, हम टॉपिक पर वापस आ जाते हैं दहलवी जी, टॉपिक पर वापस आ जाते हैं। क्योंकि वहां पर यह पढ़ाया जाता है कि जो काफिर हैं वो वाजिबुल कत्ल हैं। आपने पढ़ा है? हाँ बिल्कुल पढ़ा है जी। सब मखलूक जी, सब जो गैर मुसलमान है वो सब मखलूक से बदतर हैं। अच्छा जी, चैप्टर नंबर 98 आयत नंबर 6 उसमें लिखा है। बात है भैया, इनको कहां से आप ला रहे हो? ये उन बच्चों को पढ़ाया जाता है, इसलिए ये कुरान पूरी पढ़ाई जाती है बच्चों के सिलेबस में। पढ़ाया जाता है। अबू धाबी में मंदिर बन जाएगा, कुरान के अबू अंदर धाबी में मंदिर बन जाएगा। श्री श्री रविशंकर जाके दोहा के अंदर पढ़ाया जाता है, पढ़ाया जाता, कुरान पढ़ाया जाता है। आपका फोबिया है ये, इस्लामोफोबिया है जो तलवी व वाशिंगटन से। दहलवी जी देखिए, उनको बात पहले पूरी करने दीजिए। दूसरी बात ये है कि आप इसे ये क्यों कह देते हैं कि ये फोबिया है? चर्चा कर रहे हैं ना, चर्चा कर रहे हैं। डिस्कशन सिविलाइज तभी होती है जब आप अपनी बात रखें, दूसरा अपनी बात रख सके। अब इसमें पॉइंट ये है कि जब वो बच्चा 10-12 साल वहां पे पढ़ रहा है कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो सब मखलूक से बदतर हैं और ये उनका गॉड कह रहा है, तो आप इमेजिन करके देखिए कि जब वो बच्चा बाहर निकलेगा तो सोसाइटी के लिए मिसफिट हो जाएगा। भले ही आपने उसको इंजीनियरिंग करा दी हो, जिन्होंने 9/11 किया था, मोहम्मद अट्टा जैसे जो लोग थे, उन्होंने इंजीनियरिंग पढ़ी हुई थी, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारे देश का जो बच्चा है उसको इस तरह का अत्याचार उस पर ना किया जाए कि जो एक आम मुसलमान है उसकी भी वही एस्पिरेशंस हैं, वो चाहता है कि हम भी प्रोग्रेस कर सकें। डेवलप करने की आप शायद बात कर रहे हैं नीरज जी की, बचपन से ही जो सोच है वो डेवलप कर दी जाती है। आमिर जी, अब आपकी बारी आ गई है, आप जवाब दीजिए इस बात का। ये हंगामा क्यों है बरपा मदरसों पर, और क्यों 6 साल के बच्चे को पहले ही ये सोच लिया जाता है कि ये मौलवी बनेगा, क्यों नहीं उसे स्कूल में डाला जाता? ये इन तमाम सवालों का जवाब जरा समझाइए। देखिए, एक तो बहुत बुनियादी चीज है, आपको संविधान के आर्टिकल 25 से 28 पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए, समझना चाहिए। वो इस बात का हक देता है, अधिकार देता है और इस बात की आजादी देता है कि वो लोग अपने धर्म का प्रचार प्रसार, अपने धर्म की शिक्षा, धर्म का को धार्मिक अनुसार अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। दूसरी बात, जहां तक असम के चीफ मिनिस्टर के बयान की बात है, ये निहायत ही अफसोसनाक और शर्मनाक है कि देश के एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर इस तरह का बयान दे रहे हैं जिन्होंने संविधान पर हाथ रखकर कसम खाई हो कि वो सेक्युलरिज्म को फॉलो करेंगे, वो किसी एक जाति, एक धर्म, एक बिरादरी के लिए और कोई भी इस तरह की सांप्रदायिक बयान नहीं देंगे। उसके वजूद वो बयान दे रहे हैं, उनके लिए शर्मनाक बात है और उनको संविधान पे ली गई शपथ को याद रखना चाहिए। तीसरी बात, मुझे कभी कभार हंसी भी आती है और अफसोस भी होता है इस तरह के बयानात पर, जो
ये जो बयानात आते हैं ये छटपटाहट है, ये फ्रस्ट्रेशन है, ये इस बात का फ्रस्ट्रेशन है कि जिस विचारधारा को ये बिलोंग करते हैं वो विचारधारा जो 50 साल तक अपने हेडक्वार्टर पे तिरंगा नहीं फहराने देती आजादी के 50 साल के बावजूद, वो विचारधारा जो 1857 में अंग्रेजों की मुखबिरी कर रही थी। जब आमिर जी, मदरसों पर सवाल था, सवाल मदरसों पर था, लेकिन आप कहां से कहां पहुंच गए, इसे कहां से कहां कनेक्ट कर रहे हैं, ये थोड़ा समझ से परे है। मैं तो छोटी सी बात आपसे समझ रही थी, छोटी सी बात समझ रही थी, आप मुझे अधिकार समझाने लगे। प्रियंक जी इस बात का जवाब आपको देंगे। प्रियंक जी देखिए, ब्रेक पर जाने से पहले सभी अपने अधिकारों की बात कर रहे थे। आमिर जी ने भी अपने अधिकार को गिना दिया कि उनका अधिकार क्या है और जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, उनको क्या अधिकार देता है। आपने भी राइट टू एजुकेशन की बात की, क्या डिफरेंस है दोनों में? दोनों के पास ही अधिकार है? देखिए, इनके पास बिल्कुल एक अधिकार है कि अपनी चॉइस का एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं, अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। इनको संविधान का अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30 ये सब अधिकार देता है, ये करे, वो कम्युनिटी के राइट्स है। लेकिन अनुच्छेद 21 का भारत के बच्चों का अधिकार है कि उन्हें फंडामेंटल एजुकेशन मिलेगी। और ये जो पहले ये अतर हुसैन देहलवी साहब कह रहे थे कि कहीं भी पढ़ाई, ये बिल्कुल गलत है, वो मिस इंटरप्रिटेशन है। जब कानून ये कहता है, संविधान ये कहता है कि इसके लिए सरकार कानून बनाएगी, सरकार ने कानून बनाया राइट टू एजुकेशन एक्ट, उसकी धारा 29 कहती है कि जो पढ़ाई होगी वो उसकी धारा 29 में एकेडमिक अथॉरिटी के बनाए हुए करिकुलम फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग होगी, इसलिए फंडामेंटल एजुकेशन होगी। चूंकि अबोध बच्चों का अधिकार ये वकील साहब नहीं दिलवा रहे, ये देहलवी साहब नहीं दिलवा रहे, इसलिए आयोग का दायित्व बन जाता है कि वो सरकारों से बोले कि बच्चों को स्कूलों में एडमिट करें। दूसरी बात जो आपने पूछा, हंगामा क्यों खड़ा होता है, आसाम में हंगामा क्यों खड़ा हुआ, हेमंत बिस्वा शर्मा जी को क्या तकलीफ हुई, उसका मैं आपको जवाब देता हूं। पिछले वर्ष हमने ऑर्फनेज के नाम पर जो मदरसे चलाए जा रहे थे, बदरुद्दीन अजमल एमपी हैं उनके द्वारा, उसमें उन्होंने भारतीय संसद को जो जानकारी खुद के दस्तावेजों में दी, उन्होंने कहा कि 1000 बच्चों को मैं रख के वहां पढ़ाता हूं। हमने वहां इंस्पेक्शन किया, हमको ये पता चला कि 750 बच्चों का रिकॉर्ड था और 250 बच्चों का रिकॉर्ड गायब था। वहां से बच्चों की जानकारियां टर्की भेजी जा रही थी। टर्की की जिस एनजीओ को भेजी जा रही थी उसका नाम था उसका नाम जो है वो अलकायदा से संबंधों के कारण जोड़ा, इंटरोगेट किया गया था। वहां से जश्न अकीका के नाम पे HAI इंटरनेशनल नाम की वो संस्था थी और वहां से भारी पैसा आ रहा था, बच्चों की जानकारियां गायब की जा रही थी। तीसरी बात, ये जो कह रहे थे 4%, और मैं कह रहा था अनमैप्ड मदरसे के लिहाज से जो दारुल उलूम देवबंद है, भाई वो सबसे बड़े आप मदरसा मानेंगे? वो अनमैप्ड मदरसे की कैटेगरी में आता है, कहीं रिकॉग्निशन उन्होंने लिया नहीं है। माइनॉरिटी स्टेटस का जो खेल है, बस आखिरी बात कंक्लूड करूंगा, माइनॉरिटी स्टेटस का जो खेल है ये ब्रिटिशर्स ने सन 1901 में शुरू किया। 1901 से लेकर के 1950 तक कुल 1681 माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट थे, 1950 से लेकर 2004 तक। और 2000 बहुत सारे पॉइंट्स आपने रख दिए, उनका जवाब मिलना जरूरी है। कासमी साहब चाहूंगी कि आप इन तमाम बातों का जवाब दे दीजिए जरा। देखिए, मैं देख रहा हूं कि आपकी बहस जो है ना, डिबेट जो है वो थोड़ा अलग विषय पर जा रही है। ये अच्छा रहेगा कि जो विषय है उसी पर चर्चा की जाए। विषय ये है कि मदारिस के अंदर जो तालीम है और जो वहाँ पढ़ने वाले तलबा हैं वो राइट टू एजुकेशन से महरूम हैं या वो जो मेन स्ट्रीम की जो एजुकेशन है उससे महरूम है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। इसी पर मुझे बताया गया था कि इस पर चर्चा होनी है। इसी पर चर्चा है। कासमी साहब अब कोई जवाब दे नहीं रहा, रसूल पर, कासमी साहब अब कोई जवाब देगा नहीं तो मैं जवाब जबरदस्ती नहीं निकलवा लूंगी। सवाल तो यही है। जवाब देना चाह रहे हैं तो आप जवाब। हाँ ठीक है, अब सुन लीजिए, जवाब ये है अभी, अरे भाई जवाब सुन लीजिए। अभी बात ये है कि बिल्कुल ये बात सही है कि आज भी मुकम्मल जो मदारिस हैं वो रजिस्टर्ड हो या गैर रजिस्टर्ड हो, या सरकार से ग्रांट पाते हो या गैर सरकारी हो, आज भी मुकम्मल मदारिस जो है वो मॉडर्न एजुकेशन की तरफ नहीं आ पाए हैं। ये बात बिल्कुल आपकी सही और जायज़ है। और मेरे जैसे किसी आलिम और इस्लामी स्कॉलर का मानना ये है कि सारे मदारिस को मॉडर्न एजुकेशन की तरफ आना चाहिए, मॉडर्न तालीम की तरफ आना चाहिए, ताकि बच्चे जो हैं वो आज के ज़माने के, आज के वक्त के एतबार से हुनर सीख सकें, एजुकेशन सीख सकें, तालीम सीख सकें। और जो वो ओल्ड मॉडल और ओल्ड निज़ाम, पुराना एक निज़ाम जो तालीम का है, उस सिलेबस को और उन कोर्सेज को बदलने की कहीं ना कहीं ज़रूरत है। और ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि अभी जैसा मैं बदरुद्दीन साहब के कोई पैनलिस्ट कह रहे थे, ये बात भी ठीक है
कि ये लोग यहाँ से जो कुछ लोग, पूरे लोग नहीं है, 5-7-10%, ये बड़े कुछ मगरमच्छ हैं। 95% लोग मदरसे वाले ऐसे हैं जो यहीं से अपनी इमदाद लेते हैं, वो सरकार से लें या मुसलमानों से घर घर जाकर के मांगे। 5-10% ऐसे लोग हैं कि जो यहाँ काम करते हैं उसका डाटा बाहर भेजते हैं और बाहर से वो चाहे जैसे भी मंगाए, एनजीओज में मंगाए, एफसीआरए के थ्रू मंगाए, जैसे भी मंगाए, वो पैसा मंगाते हैं और उसका मिसयूज भी होता है और बड़े बड़े तामझाम उन्होंने खड़े कर लिए हैं मदारिस के बहाने। ये सब बातें सही हैं, इस पर चर्चा होनी चाहिए। हम साफ बात कहने के लिए तैयार है। मैं भी मदरसों से पढ़ के आया हूँ, ना मुझे आतंकवाद की कासमी साहब, आपने बड़ी साफ बात कही है और इस साफ बात पर जवाब बाकी पैनलिस्ट से भी लेंगे। आपने इस बात को स्वीकारा है कि बहुत से ऐसे मदरसे हैं जो मॉडर्न शिक्षा की तरफ आगे नहीं बढ़ रहे हैं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। देहलवी साहब, कासमी साहब ने ब्रेक पर जाने से पहले एक बड़ी अच्छी बात कही कि देखिए, इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि कई ऐसे मदरसे हैं जो मॉडर्न शिक्षा से अभी महरूम हैं, जहां पर मॉडर्न नहीं पहुंची है शिक्षा। बिल्कुल, देखिए इस बात से तो मैं बिल्कुल इत्तेफाक करूंगा, इनसे भी इत्तेफाक करूंगा और जो चेयरपर्सन साहब है उनसे भी इत्तेफाक करूंगा कि हर बच्चे को ये इख्तियार हासिल है कि उसको मॉडर्न एजुकेशन या साइंटिफिक एजुकेशन हर किसी के पास पहुंचनी चाहिए, इसमें कोई दोराय नहीं है। अगर कोई व्यक्ति इससे अपनी राह फरार इख्तियार करता है तो उसका समर्थन नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं आपको 2-3 उदाहरण देता हूँ। यहाँ तलहा बतौर वकील मौजूद हैं, इनके वालिद साहब MLA भी रहे हैं, लेकिन जो उनकी पृष्ठभूमि एक मदरसे से आती है, वह एक बेहतरीन वक्ता भी हैं, एक अभिवक्ता भी हैं। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं मदरसों में, बहुत सारे मदरसों में अगर कहीं कमी और खामी हो तो बेहतर ये था कि हम उस तरफ तवज्जो देते। पहली चीज़, चूँकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी, और मैं प्रधानमंत्री से चाहता हूँ कि इस पर टीका टिप्पणी करने से बेहतर ये है कि अगर कोई न्यू एजुकेशन पॉलिसी कोई लोगों का पाबंद बनाया जाता है कि साहब वहाँ पर प्राइम, जैसे अभी तक मैं 2-3 बातें बड़ी संक्षेप में कहूँगा, फिर आप मौका दीजिएगा। पहली चीज़ तो यह है कि दिल्ली, आसाम, बंगाल, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी, चूंकि योगी आदित्यनाथ जी ने अब उसको बंद किया है, अक्सर मदारिस वो होते जहां प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी थी और उनके लिए जो टीचर आते थे, जिसको आप कहते हैं शिक्षा मित्र वगैरह जो भी कहते थे उनको, वो सरकार वहां पे अपॉइंट करती थी, लेकिन उसको अब बंद कर दिया गया। दूसरी चीज़ जो हमारे नीरज जी ने कही और हमारे चेयरपर्सन साहब ने भी कही, चूँकि कोई व्यक्ति जो यहाँ मौजूद नहीं, ना मैं उसका प्रवक्ता हूँ ना मैं कहूँगा, लेकिन मेरा कहना यह है कि अगर किसी सांसद, क्योंकि बदरुद्दीन अजमल एक सांसद भी हैं और तीसरा टर्म उनका सांसद है, 19 MLA के साथ, अभी बीजेपी के एक MP को उन्होंने जिताया भी हेमंतों के साथ मिलके। मेरा कहना, अगर कोई इस तरीके का उन पे आरोप था, अब तो आपकी पार्टी के 5 MLA ने जो है वो, आप उनकी मदद से आप आसाम से राज्यसभा चुनाव जीत के आए हैं, अगर कोई था तो उनकी आप जो संसद की जो उनके मेंबरशिप है उसको ख़त्म करवा दीजिए। और वजाहत साहब को भी मैं कहता हूँ, वो खुद कासमी हैं और चूंकि आप दोनों की विचारधारा भी है कि दोनों राष्ट्रीय या दोनों जो संघ से जुड़े हुए हैं, बजाय इसके कि हम मदरसों को, मौलवियों को कोसें, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर मदरसों का मॉडिफिकेशन कैसे किया जा सकता है, इस पे बात कीजिए। कोई कोर्स नहीं रहा, चर्चा कर रहे हैं और यही तो सवाल है ना कि जब जब चर्चा होती है, जब जब आपत्ति दर्ज की जाती है, तो नहीं देखिए देहलवी साहब, यही तो सवाल है ना कि जब जब चर्चा की जाती है, जब जब इस बात को उठाया जाता है, इसे मजहबी रंग दिया जाता है, इसे कहा जाता है कि समुदाय विशेष को टारगेट किया जा रहा है। बिल्कुल नहीं, इसमें नहीं। मैं कहता हूं कि मैं फिर कह रहा हूं, मैं आज, हो सकता है मेरी बात से बहुत से लोगों को बुरी बात लगेगी, लेकिन प्रधानमंत्री की न्यू एजुकेशन पॉलिसी और जो उन्होंने कहा कि नील इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ट्राइबल और देहाती और हर कस्बे तक जो तालीम पहुंचना चाहिए, उसमें मदरसे, बंजारे और हमारे जो ट्राइबल्स हैं, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। और मैं सबसे ये कहता हूं कि सामने आए। लेकिन सवाल उनको लेकर है जो चल रहे हैं अनरजिस्टर्ड, सवाल उनको लेकर है जहां पर कहां से फंडिंग आ रही है, ये तक जानकारी नहीं मिल पा रही है। आमिर जी, अब आप इस बात का जवाब दीजिए। अगर ऐसे मदरसों पर सवाल खड़े हो रहे हैं तो दिक्कत कहां है? देखिए, फिर मैं एक बात मदरसे पे, तो मैं अपनी बात, तो आपने मौका नहीं दिया, तो मैं बस पूरी करना चाहूंगा, बस 2 बात, उसके बाद आप जो कहेंगे मैं कहूंगा। आप ये जान लीजिए कि हिंदुस्तान के जो पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, उनसे लेकर जो हिंदुस्तान के मिसाइल मैन कहे जाते थे डॉक्टर APJ अबुल कलाम, ये सब मदरसे से पढ़े, मदरसे से फारिग हुए। हिंदुस्तान के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मदरसे से पढ़े। हिंदुस्तान का जो शिक्षा प्रणाली, जिसपे पूरा शिक्षा का जो पूरा सिस्टम बैठा हुआ है, वो मौलाना अबुल कलाम आजाद की बनाई हुई। तो आप मदरसे के एजुकेशन को आप इतना ज्यादा डेरिवेट नहीं कर सकते। आप देखिए फिर गलत समझ रहे हैं, इस चर्चा को गलत दिशा में लेकर जा रहे हैं। मदरसों पर सवाल नहीं है, अनरजिस्टर्ड मदरसों पर सवाल है, अनमैप्ड मदरसों पर सवाल है। आप बताइए ना किस मदरसे से पढ़े थे? वो अनरजिस्टर्ड ही मदरसा था। दूसरी बात, अभी यहाँ चर्चा हुई कि 4% मदरसा है। मदरसा जो भी है, हमारे चेयरपर्सन साहब ने कहा कि 1 करोड़ बच्चे हैं, मैं उसे भी तस्लीम कर लेता हूँ, उनकी बात मान लेता हूँ, उनका होमवर्क होगा इस पे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिछले दिनों केंद्रीय जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का एक बयान आया है कि 15 करोड़ से ज्यादा बच्चे और युवा
औपचारिक शिक्षा प्रणाली से बाहर है और लगभग 25 करोड़ आबादी साक्षरता की प्राथमिक परिभाषा से नीचे है। उसके बाद 6 से 14 वर्ष की आयु के कम से कम 3.5 करोड़, देखिएगा 3.5 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। 5 से 6-9 वर्ष की आयु के वर्ग की 53% लड़कियां निरक्षर हैं। कनेक्ट कैसे करेंगे इस बात को? आप कनेक्ट कैसे कर रहे हैं आमिर साहब? रेलेवेंस क्या है? रेलेवेंस बताइए। मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, बस आखिरी बात। आप बीच बीच में टोक देती हैं मोहतरमा, मैं आधा घंटा देखिए टॉपिक से ना भटक जाए, इसीलिए टोकना पड़ता है आमिर साहब, इसीलिए टोकते हैं। नहीं भटक रहे हैं, मैं टॉपिक से भटक रहा हूँ। ठीक है, 15 सेकंड और दे मुझे आप, 15 सेकंड। ये उसके बाद आप ये देख लीजिए कि जो अभी महामारी में लॉकडाउन हुआ है उसमें तकरीबन 24 करोड़ स्कूल बंद हो गए। अरे 24 करोड़ बच्चे स्कूल की शिक्षा से दूर हो गए। ये मैं आंकड़े, हवा के आंकड़े नहीं बता रहा हूँ, मैं ये सब आपको रजिस्टर्ड आंकड़े दे रहा हूँ। ठीक है। ड्रॉप आउट जो है में ओवरऑल ड्रॉप आउट रेट है सेकेंडरी शिक्षा में 17% और आसाम में 25% से ज्यादा है। टॉप 4 स्टेट में देश में सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट है। उसके मुख्यमंत्री कह रहे हैं मदरसे बंद कर देंगे। अब जो कनेक्ट आप पूछ रहे थे, कनेक्ट पे आता हूँ। ये जो मदरसे हैं जिन्हें आप तमाम उपाधियों से नवाज रहे हैं, ये मदरसे जो कनेक्ट जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये थोड़ी बहुत शिक्षा देते हैं। आज हर मदरसे में अंग्रेजी मैं नहीं नवाज रही आमिर जी, मैं नहीं नवाज रही। दहलवी साहब भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, कासमी साहब भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। मैंने नहीं नवाजा, इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि बहुत से ऐसे मदरसे हैं जो किस तरीके से चल रहे हैं, हम सबको पता है। मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ। आपने कनेक्ट की बात की, मैंने कहा जो मदरसे जिन्हें हमारे चेयरपर्सन साहब 1 करोड़ बच्चे मदरसों में तालीम याफ्ता बता रहे हैं, ये मदरसे देश की जो शिक्षा प्रणाली जो अस्त व्यस्त है, जिसकी हालत खराब है, उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ये मदरसे। कैसे कर रहे हैं? कैसे कर रहे हैं? समझाइए, मुझे समझा दीजिए। देखिए आप मुझे समझा दीजिए और हमारे दर्शकों को भी समझा दीजिए ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए। मैं बता रहा हूँ, मैं आपको 2-3 एग्जांपल देता हूँ। अभी पिछले दिनों शाहिद रजा खान एक आईएएस है, वो मदरसा अशरफिया से फारिग होकर गए हैं। आईएएस में उन्होंने टॉप रैंकर्स में से एक हैं। अभी मेरे सामने 3 नाम मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। डॉक्टर सलीम, हाफिज वहीद, डॉक्टर कामिल। ये तमाम बच्चे मदरसे से हिफ्ज, ये 2 बच्चे मेरे अपने जिस मदरसे से मैं पढ़ा हूँ वहां से उन्होंने हिफ्ज किया, कुरान पूरी मुकम्मल की, उसके बाद एमबीबीएस इस वक्त कर रहे हैं। आमिर रशादी साहब, आप समझ नहीं रहे। मैं इन लोगों पर सवाल नहीं खड़े कर रही, ना मैं इन मदरसों पर सवाल खड़े कर रही। मेरा सवाल इनको लेकर है ही नहीं। इनको अरे मदरसे के बच्चों के आप सवाल मेरा इन मदरसों को लेकर है ही नहीं ना। जिस सवाल को कासमी साहब ने उठाया वही सवाल मैं आपके पास लेकर आई। आप उसका जवाब दे दीजिए, आप उसका जवाब दे दीजिए, आप उसका जवाब दीजिए ना कि वो जो मदरसे जहां पर अभी तक मॉडर्न शिक्षा नहीं पहुंच पाई, उनके लिए क्या होगा। बाल विद्या निकेतन में क्या बताया था आप? कर्नाटक के स्कूल में उस पर भी चर्चा कर लेंगे, उस पर भी चर्चा कर लेंगे, आपको बुला लेंगे, उस पर भी आप बात रख लीजिएगा। देखिए यही तो बात है दहलवी साहब कि अगर हम किसी चीज को उठाएं, किसी चीज पर अगर ध्यान केंद्रित करें तो फिर उसे किसी समुदाय विशेष से जोड़कर देख लिया जाता है। गलत है ना, ये प्रैक्टिस गलत है। एक बुनियादी आपत्ति आपसे है, आपने कहीं भी ये नहीं कहा कि मदरसे ठीक है, आपने बिल्कुल कहीं नहीं जोड़ा उनको। अब सिर्फ चेयरपर्सन साहब ने एक बात कही, आपने उसी को आधार बना लिया। भाई औरंगजेब राजा था, उस राजा के दौर में बहुत सारे लोगों ने अच्छा कुछ काम भी किया। मैं क्लियर कर दूं, मैंने किसी को आधार नहीं बनाया, मैं एक सिर्फ चर्चा कर रही हूं। औरंगजेबी सिलेबस कैसे हो गया? औरंगजेब के जमाने में निजामुद्दीन साहब ने दर्से निजामिया लिखा, आपने नहीं बनाया। लेकिन चैनल को चाहिए जो बार बार मदरसों के सिलेबस को औरंगजेबी सिलेबस कहा जा रहा है, खुद अपने आप में आपत्तिजनक बात है। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसको लेकर हम लोग वही पढ़ के आए हैं। कासमी साहब, इसका मतलब है कि आप कासमी साहब के नाम के आगे मैं उस मदरसे पर सवाल खड़े कर ही नहीं रही। सवाल तो ये उठा दे, आपने औरंगजेबी सोच लिख दिया। आप समझ ही नहीं रहे, आप समझ ही नहीं रहे। हमने उनकी बात को कोट किया है, हम नहीं बता रहे कुछ, उनकी बात को कोट किया है। ये कहिए अब आपने क्लेरिफिकेशन कह दिया। अच्छा प्रियंक जी आ जाइए जरा चर्चा में। जी देखिए, मैं आंसर कर रहा हूं इन लोगों को। बस आपने कहा कि शिक्षा मंत्री जी ने आउट ऑफ स्कूल बच्चे 3.5 करोड़ बोले, मैं 5.5 करोड़ मानता हूँ। आयोग जो अपना डेटा मानता है वो 5.5 करोड़ मानता है। जरूरी नहीं है कि आयोग हर बात में सरकार से सहमत हो। हम ज्यादा बच्चे मानते हैं कि आउट ऑफ स्कूल है, और उनमें ज्यादा हिस्सा एक मुसलमान बच्चों का उनकी आबादी के लिहाज से है। यहाँ रिपोर्ट का जो डेटा यहाँ चल रहा है उसमें आप देखिए, मुसलमानों की आबादी के लिहाज से जो बच्चे मदरसों में या आउट ऑफ स्कूल है वो संख्या ज्यादा है। आप गुमराह मत करिए। आपने अजमल साहब की बात की, सांसद है, एफआईआर उनकी संस्था पर हमने करवाई आसाम में, तो हम कानून सबके लिए बराबर, हम किसी को नहीं छोड़ते। एक बात जो बड़ी साफ गोई से मैं कहना चाहूंगा,
औरंगजेब ने मौलाना निजामुद्दीन को बुला के लखनऊ में गलत। रख के फिरंगी महल की गलत। जागीर दी नहीं। और औरंगजेब ने ही करिकुलम बनवाया। गलत। आप लोग देश के बच्चों के साथ किस आधार पर कह रहे हैं आप ये? गुनाह कर रहे हैं। गलत प्रियंक कह जी, रहे हैं। किस आधार पर कह रहे हैं? क्या आधार है आपका? 3 सेकंड। आधार देश बता के दीजिए। सबसे सर, गरीब इतना समय नहीं है ना कि मैं मुसलमान पूरी का बात बोलने बच्चा दूंगी। आप मुझे आधार बता दीजिए। मदरसे में पढ़ रहा है कि आधार नहीं? बता अपने दीजिए। दिल पे हाथ रख के बताइए। प्रियंक जी, आधार बताइए। इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, आधार क्या है इसका? औरंगजेब ने मौलाना निजामुद्दीन को पर्शिया से 1690 के आसपास बुलवाया। अरे और आपको पूरी मालूमात ही नहीं फिरंगी महल है। लखनऊ में आपको दिया। पूरी मालूम और फिरंगी ये महल वालों से ये पूछिए जवाब कि तो जाके आपके बात मुस्लिम आई। राष्ट्रीय मंच के और उसी कासमी साहब दे सिलेबस देते हैं, को तो मुझसे भी दारुल पूछने की उलूम जरूरत के नहीं ऊपर है। वो चला आपकी रहे हैं। विचारधारा से कोर्ट जुड़े में हुए मौलाना साहब है, कासमी लिख रहे हैं अपने आप को। ये मुझसे मत सारे पूछिए। प्रमाण इसमें हैं। अरे इसको प्रियंक जी आप सारे पढ़े लिखे रेफरेंसेस। व्यक्ति हैं और देखिए बड़ी अच्छी चर्चा आप कर रहे हैं तथ्यों के साथ। ये जवाब तो हमसे लेने की जरूरत नहीं थी। वजाहत कासमी साहब हम सबके सम्मानित हैं, दारुल उलूम देवबंद से फारिग हैं, कासमी लिखते हैं, दरसे निज़ामी पढ़ के आए हैं। इसका मतलब आप चाहते हैं वो भी कासमी हटा के औरंगजेब ही लिखें? गलत कह रहे हैं आप। दरसे निज़ामी का ताल्लुक कहीं से भी औरंगजेब से नहीं है। औरंगजेब का युग जरूर था, लेकिन दरसे निज़ामी यहाँ से लेके जामे निज़ामिया तक और दारुल उलूम से लेके, आपको मालूम है दरसे निज़ामी के सबसे बड़े इदारे कहाँ हैं? गुजरात में हैं। और प्रधानमंत्री जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे उनके ज़माने में वो मदरसों को परवान चढ़े हैं। उन्हीं की सरहद से लगा हुआ सबसे बड़ा भारत का इदारा है जिसको जामे इशातुल उलूम कहते हैं, बस्तानवी साहब का, जहां MBBS, जहां पे लॉ कॉलेज, जहां पे इंजीनियरिंग कॉलेज, और ये सब इसी सरकार। सुनिए मेरी बात, इसलिए जो आप सवाल उठाते हैं कहीं ना कहीं इसमें आप इतिहास को तोड़ मरोड़ते हैं। जो गलत है वो गलत है। गलत नहीं। औरंगजेब के साथ क्यों आप जोड़ना है धर्म को? आप उन्होंने एक शिक्षा नीति बनवाई। नहीं बनाई। औरंगजेब को शिक्षा नीति से क्या मतलब? चलिए, ठीक है, नीरज अत्री साहब, आप दोनों की बातें सुन रहे हैं, बहस हो रही है। और देखिए सवाल यही है कि अगर किसी कमी को उजागर किया जाता है तो फिर उसे सियासत के तौर पर, एक किसी धर्म विशेष को टारगेट करने के तौर पर क्यों इस देश में देख लिया जाता है? अत्री साहब जी देखिए, सबसे पहले तो मैं किसी की बात बीच में नहीं काट रहा था, तो मुझे रिक्वेस्ट ये है कि मेरी बात बीच में ना काटी जाए। मैं बिल्कुल मौलिक विषय पर आता हूँ कि अगर किसी का मदरसे से कोई ऑब्जेक्शन है तो उसका कारण क्या है कि मदरसे में पढ़ाया क्या जाता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि उसमें ये पढ़ाया जाता है कि सब जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो सब मखलूक से बदतर हैं, ये पढ़ाया जाता है। उसमें ये पढ़ाया जाता है कि हमने पूरे संसार में जब तक इस्लाम स्थापित नहीं हो जाता तब तक हमने जिहाद करना है। अगर इस तरह की जहनियत वहाँ पढ़ाई जाती है तो आप कल्पना करके देखें कि जो आंकड़ा बता रहे हैं, करोड़ या 1.25 करोड़ बताते हैं, वो बच्चा जब वहाँ से बाहर निकलेगा तो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो कल को आतंकवादी बनेगा, क्योंकि उसको इस तरह की शिक्षा दी गई। उसको बताया गया कि ये तेरे मजहबी किताब के अंदर लिखा हुआ है। और फिर उसके बाद वहाँ पे उसको ये सिखाया जाता है कि जो सूरज है वो मटमैले पानी के तालाब में आके डूबता है। अगर इस तरह की चीज़ें बच्चों को 21वीं सदी में पढ़ाई जाएंगी, कुरान 1886 सूरा नंबर 18 आयत नंबर 86 में लिखा हुआ स्पष्ट, मैं आपको दिखा दूंगा जी, इतना तो मैंने भी पढ़ा हुआ है। तो ये सब जो चीजें, मैं फिर वहीं आता हूं अपने कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं 51AH में अगर आप देखें, वहाँ एकदम क्लियर है कि हर नागरिक का और स्टेट का दायित्व है कि साइंटिफिक एप्टीट्यूड और साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप किया जाए। अगर इस तरह की चीजें हम बच्चों को पढ़ाएंगे, और वो भी उस समय जब वो पूरे इंप्रेशनेबल माइंड के होते हैं, तो वो बच्चा हमारे मेन स्ट्रीम में कभी एसिमिलेट नहीं होगा। और इसके लिए आ गई अत्री साहब, आपकी बात आ गई। दहलवी जी जवाब दे दीजिए, एक बात कहता हूं, संक्षिप्त में दीजिएगा क्योंकि मेरे पास समय खत्म हो रहा है। मेरा कहना ये, मेरे घर के बराबर में गुरुकुल, और खत्री साहब को मैं कहूंगा वहां पर, सॉरी नीरज साहब, वो उनको आना चाहिए। मैं फिर वहां कह रहा हूं, ये तो जवाब कासमी साहब देंगे कि सूरज को उन्होंने कहां डूबते हुए देखा है। 1886 तो बिल्कुल स्पष्ट है, कुरान में। मेरा कहना यह है कि बहुत से धार्मिक चीजें ऐसी होती हैं जिनको अगर हम इनसे जोड़ के देखिए, हम यहाँ मदरसों पे चर्चा कर रहे हैं। मैंने फिर कहा, हम यहाँ पर ना तो मॉडर्न सर्जरी पे बात कर सकते, ना पुरानी जो है सर्जरी पे बात कर सकते। वो हर धर्म की अपनी अपनी कुछ की चीजें व्याख्या होती हैं जिनका व्याख्या धार्मिक लोगों को करना चाहिए। मदरसों के इशू के अंदर जो भी मॉडर्न फेज होगा, सरकार जो भी पॉलिसी लेके आएगी, तलहा हो, मैं हूं, वजाहत साहब हूं, जो भी आप मॉडर्न एजुकेशन पॉलिसी लेके आएंगे, अगर मदरसों का उसके अंदर कहीं कंट्रीब्यूशन होगा या कहीं सुधार की बात होगी, आप कोई दस्तावेज लेके आइए। आपके साथ बिल्कुल बड़ी बात कह रहे हैं आप, और इस बात का स्वागत भी होना चाहिए कि अगर सरकार कोई पॉलिसी लेकर आई है तो आप उसका स्वागत करेंगे और उसे अपनाएंगे भी, चाहे वो मदरसों की बात हो, चाहे फिर और शिक्षण संस्थानों की बात। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आपकी बात सही है। और इसी बात के साथ अब इस चर्चा को यहाँ पर खत्म कर रही हूँ। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।